नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जहां एक बहुत ही छोटा सा जेनेटिक बदलाव, मतलब बहुत ही छोटा, शरीर में एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। सोचकर देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक माइक्रोस्कोपिक चेंज, मतलब इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते, किसी की पूरी जिंदगी को दर्द से भर दे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच्चाई है सिकल सेल अनीमिया की। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम दिखती कैसी है, मतलब शरीर के अंदर असल में होता क्या है। सारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से शेप यानी आकार के बदलने से। इसे सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो गोल होने के बजाय अपना शेप बदलकर सी शेप की, या कह सकते हैं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। यहां पर देखिए, एक तरफ है हमारी नॉर्मल हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, गोल मटोल, एकदम फ्लेक्सिबल, ये हमारी नसों में आराम से बहती हैं। और दूसरी तरफ हैं ये सिकल सेल्स, जो सी शेप की हैं और काफ़ी सख्त भी। बस यही जो शेप का फर्क है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। और पता है, सिर्फ शेप ही नहीं, इनकी उम्र में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल वो करीब 120 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन ये सिकल सेल, ये बेचारी बस 10 से 20 दिन में ही खत्म हो जाती है। अब जब सेल्स इतनी जल्दी जल्दी मरने लगेंगी तो शरीर में खून की कमी तो होगी ही, है ना। और इसी कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि होता क्या है। सेल्स का शेप बदल जाता है, वो जल्दी मर जाती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसा होता क्यों है। चलिए अब इसकी जेनेटिक वजह की तह तक चलते हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ एक जीन से शुरू होती है, HBB जीन। बस इस एक जीन में एक जरा सी गड़बड़ी हो जाती है और वहीं से सारी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। ये है हमारा पहला डोमिनो जो गिरने वाला है। अच्छा, तो ये बीमारी होती कैसे है। ये तब होती है जब किसी बच्चे को ये गड़बड़ी वाला HBB जीन अपने माता और पिता दोनों से मिलता है। अगर सिर्फ एक पेरेंट से ये जीन मिले तो उसे सिकल सेल ट्रेट होता है। इसमें आमतौर पर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो इंसान इस जीन का कैरियर बन जाता है, मतलब इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकता है। और आप सोच रहे होंगे कि जीन में ये गड़बड़ी आखिर है क्या। सच बताऊं, ये इतनी छोटी है कि यकीन करना मुश्किल है। जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है ना, उसकी पूरी चेन में बस एक अमीनो एसिड की जगह बदल जाती है। दैट्स इट, बस इतना सा बदलाव। यही वो छोटी सी चिंगारी है जो आगे चलकर आग लगा देती है। तो अब हमें वजह पता चल गई है, एक छोटा सा जेनेटिक बदलाव। अब देखते हैं कि ये शरीर के अंदर क्या गुल खिलाता है। और इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे एक ट्रैफिक जैम की तरह सोचना। मेडिकल भाषा में इस ट्रैफिक जैम को वासो ऑक्लूसिव क्राइसिस कहते हैं। होता यह है कि ये जो सख्त और चिपचिपी सिकल सेल्स हैं, ये हमारी पतली पतली खून की नसों में जाकर अटक जाती हैं, एक तरह से जाम लगा देती हैं। अब इससे क्या होता है, खून का फ्लो रुक जाता है, और जहां खून नहीं वहां ऑक्सीजन भी नहीं। और यही ट्रैफिक जाम, यही रुकावट शरीर के अलग अलग हिस्सों में बहुत तकलीफदेह और दर्द भरे लक्षण पैदा करती है। तो इसके नतीजे क्या होते हैं। सबसे पहले तो अनीमिया की वजह से हर वक्त थकान और सांस फूलना। छोटे बच्चों के हाथों और पैरों में दर्द भरी सूजन आ जाती है, जिसे डैक्टिलाइटिस कहते हैं। औरतों और स्प्लीन के डैमेज होने से बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। यहां तक कि बच्चों की ग्रोथ पर भी इसका असर पड़ता है। लेकिन इन सब में शायद जो सबसे तकलीफदेह चीज़ है वो है पेन क्राइसिस। ये अचानक से उठने वाला बहुत ही तेज़ दर्द होता है। छाती में, जोड़ों में, पेट में, कहीं भी हो सकता है। ये इस बीमारी का शायद सबसे मुश्किल पहलू है, और ये हमें सीधे सीधे बताता है कि हमारे शरीर के लिए ब्लड फ्लो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि क्या इस डोमिनो इफेक्ट को रोकने का, या कम से कम इसे मैनेज करने का कोई तरीका है। जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और अब तो मेडिकल साइंस उस जेनेटिक कोड को ही दोबारा लिखने की कोशिश में लगा है। रोज की जिंदगी में भी कुछ चीजें हैं जो बहुत मदद करती हैं, जैसे खूब सारा पानी पीना, बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड से खुद को बचाना, और इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स और जरूरी टीके समय पर लेना। ये सब आदतें पेन क्राइसिस को टालने में मदद कर सकती हैं। और अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट्स की बात करें तो यहाँ दो तरह के रास्ते हैं। एक है मैनेजमेंट, मतलब लक्षणों को कंट्रोल में रखना। इसके लिए हाइड्रोक्सी यूरिया जैसी दवाएं हैं, या जरूरत पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है।
और दूसरा रास्ता है इलाज का, जो इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने की कोशिश करता है। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट और जीन थेरेपी जैसे बड़े ऑप्शंस आते हैं। और इनमें भी जीन थेरेपी तो एक गेम चेंजर की तरह है। क्यों? क्योंकि ये सीधे उस पहले डोमेनो पर अटैक करती है। मतलब ये HBB जीन में जो गड़बड़ी है उसी को ठीक करने का काम करती है। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं है, ये तो सीधे बीमारी की जड़ पर वार करना है। तो ये सब हमें एक बहुत ही होपफुल सवाल के पास लाकर खड़ा कर देता है। जीन थेरेपी जैसी टेक्नोलॉजी अब हकीकत बन चुकी है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य के बहुत करीब हैं जहां सिकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों का नामो निशान मिटाया जा सकेगा? ये एक बड़ा सवाल है और अच्छी बात यह है कि साइंस इसका जवाब ढूंढने में जी जान से लगा हुआ है।